हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। O2N डिजिटल एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका फिजिक्स टीचर अरविंद सर। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के फिजिक्स। फिजिक्स में हमारे पास पहला चैप्टर होगा गति। चलिए बेटा, हम जानते हैं गति हम सुबह से शाम तक, सुबह उठे रात तक हम देखते हैं कि जो निरंतर गतिशील है, उड़ता हुआ हवाई जहाज, उड़ती हुई चिड़िया, हमारे घर के सामने खड़ा हुआ बिजली का खंभा, क्या है बेटा? विरामावस्था में है। चलती हुई कार, दौड़ती हुई ट्रेन, सब क्या है? गतिशील है। चलता हुआ सड़क पर दौड़ता हुआ लड़का क्या है बेटा? गतिशील है। अगर हम बात करें तो बेटा अपना जीवन, हमारा जो जीवन है वो निरंतर गतिशील है। अगर हम बात करें तो जो हमारी मृत्यु है, जो मृत्यु है वो विरामावस्था है। मृत्यु क्या है बेटा? विरामावस्था। अगर हम बात करें बेटा गतिशील की, तो गतिशील में हम आगे पढ़ते हैं सबसे पहले गति अवस्था। चलिए बेटा, हमारे पास चैप्टर नंबर 7 गति। गति में हमारे पास है सबसे पहले गति अवस्था। गति अवस्था बेटा, जैसे हम सुबह अपने घर से अपने स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए अगर हम जा रहे हैं तो हमारी जो स्थिति होती है, जो हमारी स्थिति है वो समय के साथ साथ लगातार बदलती रहती है। समय के साथ लगातार बदलती रहती है। हम घर से चले 10 मिनट बाद हम सड़क पर, उससे आगे हम चले, अब हमने ये गांव क्रॉस कर दिया, हमने कोई दूसरा गांव क्रॉस किया, उसके बाद हम अपने सीधे स्कूल जा रहे हैं। या हमारे पास कहने का मतलब है कि जो समय के साथ साथ किसी निश्चित बिंदु से हमारी जो दूरी है, स्थिति है, वो लगातार परिवर्तन हो रही है, बदल रही है, तो उसका मतलब है हम गति अवस्था में। अगर हम सपोज करो कहीं खड़े हुए हैं तो हमारी किसी भी बिंदु के साथ, किसी निश्चित संदर्भ बिंदु के साथ अगर दूरी बदलती नहीं है, स्थिति बदलती नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हम विराम अवस्था में हैं। किसमें बेटा? विराम अवस्था में। चलिए बेटा, हमारे पास है गति अवस्था। क्या है बेटा? गति अवस्था। जब किसी वस्तु की स्थिति, जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है, बदलती है, तो वस्तु की यह गति गति अवस्था कहलाती है। वस्तु की यह स्थिति गति अवस्था कहलाती है। जैसे बेटा अभी हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, आपकी आसमान में उड़ती हुई चिड़िया, उड़ता हुआ हवाई जहाज, सड़क पर दौड़ता हुआ बच्चा, टहलते हुए लड़के, आपकी अगर हम बात करें पानी में तैरती हुई मछलियां, सब किसके उदाहरण है बेटा? सब एग्जाम्पल हैं आपकी गति अवस्था के। चलिए बेटा, हम बात करते हैं विराम अवस्था की। किसकी बात करते हैं बेटा? विराम अवस्था की। जैसा हमने अभी पढ़ा कि गति अवस्था में जो स्थिति है वो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है, तो हम गति अवस्था में होते हैं। अगर बेटा अब हम बात करें, अगर हमारी स्थिति, हमारी दूरी अगर हमारे साथ समय के साथ नहीं बदलती है, हमारी स्थिति किसी भी बिंदु के सापेक्ष नहीं बदलती है, तो हम विराम अवस्था में होते हैं। जैसे अगर हम बात करें बेटा, हमारी क्लास में, कक्षा में लगा हुआ ब्लैक बोर्ड, अगर उसकी हम निश्चित संदर्भ बिंदु की बात करें तो आपका फर्श बेटा, जो फर्श है क्लास का, उसके सापेक्ष अगर उसकी स्थिति की बात करें तो वो हमेशा किस में होता है बेटा? वो हमेशा विराम अवस्था में होता है। अगर हम बात करें घर पर फर्श पर रखी हुई मेज, या हम बात करें मेज पर रखी हुई किताब, वो सब किस में बेटा? विराम अवस्था में। अगर आप उन्हें आकर दूसरे स्थान पर अपने आप नहीं बदल देते हो, तब तक वो किस में रहेंगे? विराम अवस्था में रहेंगे। जैसे हमारे पास में बेटा हम बात करें, जैसे आपके पास कार है, ट्रेन है, बस है, ये सब बेटा ईंधन के द्वारा गतिमान होती हैं। ये निर्जीव ईंधन के द्वारा गतिमान होते हैं। जैसे हम फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल को जब तक हम किक नहीं मार देंगे, पैर से किक नहीं मारेंगे, तब तक वो भी गतिमान नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कि जब किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, समय के साथ नहीं बदलती है, तो वस्तु की यह अवस्था विराम अवस्था कहलाती है। विराम अवस्था, रुका हुआ, स्टॉप, विराम अवस्था कहलाती है। जैसे मेज पर रखी हुई किताब, फर्श पर रखी हुई मेज, घर के बाहर बिजली का खंभा, आपके पेड़ पौधे, हम क्या देखते हैं बेटा? उनकी स्थिति। जैसे सपोज करो बिजली का खंभा, सुबह घर के पास से हम गुजर कर जा रहे हैं, अपने घर से जा रहे हैं, या किसी सड़क पर हम देख रहे हैं, क्या हम ये देखते हैं कि जब हम कहीं से, ऑफिस से, स्कूल से, या कुछ समय बाद हम अपने घर या उसके पास से गुजर रहे हैं तो वहां से वो हट गया? नहीं बेटा, वो जहां है वहीं खड़ा रहता है। उसका समय के साथ स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, समय के साथ उसकी स्थिति नहीं बदलती है। तो जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष, निश्चित बिंदु संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, विराम अवस्था कहलाती है।
हम अगर बात करें बेटा संदर्भ बिंदु, वो संदर्भ बिंदु जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे कि संदर्भ बिंदु के सापेक्ष, बेटा जो संदर्भ बिंदु है, संदर्भ बिंदु वह बिंदु होता है जिसकी स्थिति से हम उसकी अवस्था का, जैसे सपोज करो गति की अवस्था, आपकी विराम की अवस्था का अध्ययन करते हैं, वो हमारा कौन सा बिंदु कहलाता है? वो हमारा संदर्भ बिंदु कहलाता है। जैसे हम बात करें वह निश्चित बिंदु जिसके सापेक्ष, वह निश्चित बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, आपका कौन सा बिंदु कहलाता है बेटा? वो आपका संदर्भ बिंदु कहलाता है। जैसे हम बात करें बेटा, हमारे पास हम घर से चलने के बाद में, घर से चलने के बाद में स्कूल आते हैं, तो हमारा जो निर्देश बिंदु, संदर्भ बिंदु है, वो हमारा घर हो गया। हम जो अपनी स्थिति का जो परिवर्तन देखेंगे वो किससे? घर से देखेंगे कि भाई हम 100 मीटर बाद 100 मीटर चलते हैं हम 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, तो वो समय के साथ हमारी स्थिति बदल जाती है। तो हमारा वो क्या हुआ बेटा? निर्देश बिंदु, या हम कह सकते हैं संदर्भ बिंदु। चलिए बेटा, हमारे पास है भौतिक राशियां। कौन सी राशि बेटा? भौतिक राशियां, ऐसी राशियां जिन्हें हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किससे बेटा? ऐसी राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे अगर हम उन्हें माप सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं भौतिक राशियां। अगर हम बात करें बेटा, जैसे आपकी लंबाई, बेटा आपका द्रव्यमान, आपका समय, आपका ताप, ठीक है। ताप जैसे हम बात करें कि आज तो भाई मुझे बुखार सा लग रहा है, मेरे तो शरीर गर्म हो रहा है, तो हमारा सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम उसे ताप को माप सकते हैं थर्मामीटर की सहायता से, ठीक है बेटा। समय, आपका ताप, आपका बल, आपके कार्य, ऊर्जा, संवेग, आवेग, सब क्या है बेटा? सब हमारे पास में भौतिक राशियां हैं। क्या है बेटा? भौतिक राशियां। बेटा जो भौतिक राशियां होती हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बेटा? 2 भागों में। नंबर 1 अदिश राशियां, नंबर 2 सदिश राशियां। अदिश राशियां, बेटा अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बेटा? केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल दिशा की नहीं। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? अदिश राशियां। जैसे हम बात करें बेटा, हम किसी दुकान वाले के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं बेटा? दुकान वाले के पास। और हम क्या वहां दुकान वाले से ये कहेंगे कि भाई आप मुझे 2 किलो चीनी आप मुझे पूर्व की दिशा में दे दो? नहीं ना बेटा, क्योंकि अगर हम तराजू की कोई दिशा बदलेंगे तो द्रव्यमान थोड़ी बदल जाएगा। हमें 2 किलो चीनी लेनी है तो 2 किलो ही मिलेगी। आप उस तराजू को किस तरफ भी रखें, हम उसे जो द्रव्यमान को प्रदर्शित भी करेंगे तो सिर्फ ये कहेंगे कि आप हमें 2 किलोग्राम चीनी दे दीजिए। तो हमारे पास बेटा अदिश राशि जिन्हें सिर्फ केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम बात करें बेटा, आपका समय, आपका द्रव्यमान, आपका घनत्व, आपका कार्य, आवेश, ये सब हमारे पास क्या है बेटा? ये हमारे पास में अदिश राशियां। देखो बेटा एग्जांपल, जैसे दूरी, समय, कार्य, विभव, द्रव्यमान, ताप, शक्ति, दाब, आवेश, घनत्व, और भी एग्जांपल हैं हमारे पास, ठीक है बेटा। उन्हें हम क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा सदिश राशियां। वे सदिश राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां जैसे बेटा आपका वेग, आपका त्वरण, आपका बल, आपका विस्थापन, संवेग, आवेग, बलागुण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुवागुण, सब किसके एग्जाम्पल हैं बेटा? सब आपके सदिश राशि के एग्जाम्पल हैं। अगर हम बात करें बेटा तो सदिश राशियों को हम राशि के ऊपर, जो राशि जैसे हमारे पास वेग, तो वेग के ऊपर हम तीर का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीर का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। तो तीर का चिन्ह लगाने से हमारे पास सदिश राशियां निरूपित होती हैं, उनका निरूपण किया जाता है। जैसे आपका बलागुण, तो आपका क्या है? आपके पास में सदिश राशियां। द्विध्रुवागुण, तो बेटा जैसे द्विध्रुवागुण को कैपिटल P से डिनोट किया जाता है, तो उसके ऊपर वेक्टर लगाकर हम प्रदर्शित करते हैं सदिश राशियों को। जैसे बेटा हम अपनी कॉपी पर हमें दिशाओं को निरूपित करना हो,
कॉपी पर, अपने कागज के तल पर अगर दिशाओं को निरूपित करते हैं तो इस तरफ हमारे पास में पूरब दिशा होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, और ये आपका साउथ। ऐसे हमें बेटा इन्हें कागज के तल पर निरूपित किया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं बेटा कि हमारे पास जैसे निर्देश बिंदु, संदर्भ बिंदु की हम बात कर रहे थे। जैसे हमारे पास में मैं आपसे कहूं कि मेरे घर से स्कूल की दूरी 3 किलोमीटर है। कितनी दूरी है? 3 किलोमीटर। तो वो हमारे पास दूरी है, ना कि हमारे पास में वो सदिश है। और अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास हमारे घर से स्कूल की दूरी पूर्व की दिशा में 3 किलोमीटर है, पूर्व की दिशा में 3 किलोमीटर है, तो वो हमारा सदिश राशि है, वो हमारा विस्थापन है। क्या है बेटा? वो विस्थापन है। और अगर उसे मुझे कागज के तल पर प्रदर्शित करना होगा तो मैं उसे ऐसे प्रदर्शित करूंगा। ये हमारा घर, ये आपका निर्देश बिंदु कहलाएगा, और ये पूर्व की दिशा में 3 किलोमीटर आपका स्कूल। ऐसे हम सदिश राशियों को निरूपित करते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हमारे पास में हमारा टॉपिक है सरल रेखीय गति। क्या है बेटा? सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु सीधी सरल रेखीय पथ पर गति करती है, जब कोई वस्तु सीधी सरल रेखीय पथ पर गति करती है तो यह गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु सीधी सरल रेखीय पथ पर गति करती है तो वस्तु की यह गति क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे हम बात करें पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड क्या है बेटा? सरल रेखीय गति का उदाहरण है। सीधी सड़क पर दौड़ती हुई कार किसका उदाहरण है? सरल रेखीय गति का उदाहरण है। अगर हम बात करें पटरियों पर दौड़ती हुई ट्रेन किसका उदाहरण है? आपका बेटा सरल रेखीय गति का उदाहरण है। इसके बाद बेटा हमारे पास टॉपिक आता है दूरी। अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में तय किए गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे हम सपोज करो अपने स्कूल से अपने घर जा रहे हैं कि जी मेरे स्कूल से घर जाने के लिए दूरी है 5 किलोमीटर, तो जो हम पथ की लंबाई तय करते हैं वो हमारी दूरी होती है। अब ध्यान देना बेटा, अगर सपोज करो हमारे पास सीधी सड़क से हम 5 किलोमीटर जा सकते हैं अपने घर, और किसी दूसरे रास्ते से या उस सड़क पर किसी भी अन्य परिस्थिति के कारण अगर रुकावट है और हम कोई दूसरा रास्ता बदल दें तो उस पथ से घर तक जाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम 5 किलोमीटर ही चले हों। तो हम जितनी भी दूरी तय करेंगे उस दौरान वो भी हमारे पास क्या है? उस पथ की जो लंबाई है वो भी हमारे पास दूरी है। तो हम क्या कहेंगे बेटा कि जब कोई वस्तु या जब किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में तय की गई पथ की कुल लंबाई क्या कहलाएगी बेटा? दूरी कहलाती है। और जो दूरी है बेटा वो आपकी क्या है? वो आपकी अदिश राशि है। दूरी क्या है बेटा? आपकी अदिश राशि है। और इसका जो मात्रक होता है एसआई पद्धति में वो मीटर होता है। अगर हम सीजीएस पद्धति की बात करें तो सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर होता है। क्या होता है बेटा? सेंटीमीटर होता है। ठीक है बेटा, आगे हम बढ़ते हैं बेटा। हमारे पास में हम बात करें दूरी नापने के लिए अगर हम बात करें तो बेटा जो स्वचालित वाहन है, हमारी गाड़ियां हैं, हमारे पास जैसे कार है, बस है, ट्रक है, या आपके पास बाइक है, तो उनमें एक हमारे पास जो ओडोमीटर लगा होता है, दूरी मापने का यंत्र लगा होता है। जैसे हम कहते हैं कि भाई आज तो आप हमारी बाइक से गए थे और ये बाइक तो आपको 10 किलोमीटर दिखा रही है और आप बता रहे हो 5 किलोमीटर गया हूं मैं, तो वो जो दूरी मापने का यंत्र होता है वो क्या होता है? ओडोमीटर। अगर हम बात करें ओडोमीटर क्या है, तो ओडोमीटर स्वचालित वाहनों में लगा यंत्र होता है। ओडोमीटर स्वचालित वाहनों में लगा यंत्र होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। किसे बताता है बेटा? वाहन द्वारा तय की गई दूरी को बताता है, उसका मापन करता है, वो कहलाता है बेटा आपका ओडोमीटर। क्या कहलाता है बेटा? ओडोमीटर कहलाता है। ओडोमीटर का काम क्या है? स्वचालित वाहनों द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को, दूरी को मापने का। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा विस्थापन। जो बेटा विस्थापन होता है वो एक सदिश राशि होती है। क्या होती है बेटा? विस्थापन हमारे पास में एक सदिश राशि होती है। जैसे किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक मापी गई सरल रेखीय न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है।
किसी वस्तु की आपकी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक सरल रेखीय, कौन सी बेटा, सरल रेखीय न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि है, मात्रक इसका भी बेटा मीटर होता है। मात्रक इसका क्या होता है बेटा, मीटर होता है। अगर हम बात करें बेटा, जो हमारे पास जो विस्थापन है वो आकृति पर निर्भर नहीं करता है, आकृति पर निर्भर नहीं करता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और जो बेटा विस्थापन होता है वो विस्थापन हमारा प्लस का भी हो सकता है, विस्थापन माइनस में भी हो सकता है, और विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है। लेकिन जैसे बेटा हमने अभी दूरी को पढ़ा, दूरी सिर्फ कौन सी होती है, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। दूरी हमारे पास में धनात्मक रहती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन जो विस्थापन है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और हमारा शून्य भी हो सकता है। जैसे बेटा मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल लेकर आया हूं, आपको ध्यान देना है बेटा। हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल है वो हमसे कह रहा कि हमारे पास में कोई एक लड़का जो बिंदु ए से, किससे बेटा, बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। किससे स्टार्ट करता है बेटा, बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, और वो ए से चलता हुआ पी से होता हुआ वो बिंदु बी पर पहुंच जाता है। ए से चलता हुआ और पी से होते हुए कहां पहुंचता है बेटा, वो बिंदु बी पर पहुंचता है। तो आपसे पूछ रहा कि उस लड़के ने कितनी दूरी तय करी है, उस लड़के ने कितना विस्थापन तय किया है। तो बेटा ध्यान दीजिए, जो हमारे पास में दूरी होती है वो निश्चित समय अंतराल में चले गए पथ की कुल लंबाई होती है, कुल लंबाई होती है। अगर मैं बेटा इस चित्र की बात करूं, ये जो चित्र हमें दिखाई दे रहा है, ये चित्र हमारे पास कैपिटल आर त्रिज्या का एक अर्धवृत्त है। क्या है बेटा, ये कैपिटल आर त्रिज्या का एक अर्धवृत्त है। और जो वृत्त होता है, जो वृत्त की जो परिधि होती है वो बेटा 2 पाई आर होती है। अगर मैं बात करूं बेटा, जैसे हमारे पास में ये कोई वृत्त, ये इसकी बेटा त्रिज्या, और अगर हम इसे व्यास से काट दें तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है। तो ये इसका क्या होता है बेटा, व्यास होता है, और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो ये जो 2r है बेटा, ये इसका क्या है, व्यास है। जो हमारे पास में विस्थापन है वो अंतिम स्थिति और जो प्रारंभिक स्थिति थी, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक सरल रेखीय पथ की क्या होती है, माप होती है, लंबाई होती है। तो हम बात करें बेटा, उसका प्रारंभिक स्थिति पॉइंट कौन सा है, ए, और अंतिम स्थिति पॉइंट कौन सा है बेटा, बी। तो हमने ये देखा, ये क्या है, ये हमारे अर्धवृत्त का एक व्यास है, और व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो हम कह सकते हैं जो हम विस्थापन चले, हम विस्थापन कितना चले बेटा, 2r, और जो दूरी है वो तय किए गए पथ की कुल लंबाई होती है। क्या होती है बेटा, तय किए गए पथ की कुल लंबाई होती है। तो हम ए से पी को होते हुए हम कहां गए थे, बी पर। तो हमने देखा, हमने इस अर्धवृत्त की परिधि तय करी, अर्धवृत्त की परिधि, और अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है बेटा, पाई आर। तो हमारी दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, पाई आर। मैं आपको बेटा समझाने की और कोशिश करूंगा। मैं आपको लेके चलता हूं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। जैसे बेटा हमारे पास कोई लड़का एक ऐसे वर्गाकार मैदान का चक्कर लगा रहा है, वर्गाकार मैदान का, कि वो बिंदु ए से अपनी गति प्रारंभ करता है, बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, और ए बी, बी सी, सी डी के द्वारा होता हुआ फिर वापस बिंदु ए पर पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है बेटा, वापस बिंदु ए पर पहुंच जाता है। तो उसने कितना विस्थापन तय किया, उसने कितनी दूरी चली। अगर मैं बात करूं बेटा विस्थापन की, तो हमने बताया हमारे पास अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति का अंतर, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति का अंतर, या हम कहें प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति में जो सरल रेखीय पथ की लंबाई है वो हमारा विस्थापन है। क्या है बेटा, वो हमारा विस्थापन है। तो हम बेटा ए बिंदु से स्टार्ट करते हैं और वापस कहां जाते हैं, ए बिंदु पर आ जाते हैं। तो इसका मतलब हमने कुछ भी लंबाई तय नहीं करी, तो विस्थापन हमारा क्या हुआ बेटा, शून्य। हमारी अंतिम स्थिति भी ए पर है और प्रारंभिक स्थिति भी ए पर है। अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति का अंतर क्या था बेटा, विस्थापन था। तो हमारे पास विस्थापन क्या हुआ बेटा, विस्थापन हमारा शून्य होता है। अगर हम बात करें बेटा दूरी की, तो हम बेटा कहां से चलना प्रारंभ करते हैं, बिंदु ए से, बिंदु ए से प्रारंभ करते हैं। तो बी तक गए, और इस वर्गाकार जो मैदान था इसकी भुजा कितनी है बेटा, ए। तो ए दूरी हम ये चले, फिर हम बी से सी की तरफ चले, फिर ए चले,
सी से डी तक जाने में हम फिर कितनी दूरी चलते हैं ए, और डी से ए तक वापस आने में हम कितनी दूरी चले बेटा, ए दूरी चलते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा आपसे, जो दूरी है, जो बेटा दूरी है, दूरी कुल पथ की लंबाई होती है, कुल पथ की लंबाई होती है। तब हमने इस कुल पथ को जोड़ा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो जुड़कर हमारे पास कितना आ गया बेटा, 4a। मैं आपको बेटा एक तीसरे एग्जाम्पल की तरफ लेके चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास कोई लड़का बिंदु ओ से, किससे बेटा, बिंदु ओ से चलना प्रारंभ करता है, बिंदु ओ से चलना प्रारंभ करता है, और वो लड़का बेटा बिंदु ओ से चलकर सबसे पहले बिंदु ए पर पहुंचता है, और ए के बाद वो बिंदु बी पर आता है, और बी से वापस चलकर हमारे बिंदु आर पर आ जाता है। किस पर आ जाता है बेटा, बिंदु आर पर। फिर ध्यान दीजिए बेटा, कोई लड़का आपका बिंदु ओ से चलना प्रारंभ करता है, और सबसे पहले वो बिंदु ए के बाद बिंदु बी पर पहुंचता है, बिंदु बी पर पहुंचने के बाद में वो वापस बिंदु आर पर आ जाता है। तो बिंदु आर पर जाने तक उसने कितनी दूरी और उसका विस्थापन क्या है, कितनी दूरी और उसका विस्थापन क्या है। तो बेटा मैं दोबारा वही बात रिपीट करना चाहूंगा, जो दूरी है वो तय किए गए पथ की कुल लंबाई है। ध्यान दीजिए बेटा, जब वो ओ से स्टार्ट करता है और ए तक पहुंचता है तो वो 200 मीटर चलता है। कितना चलता है बेटा, ओ से ए तक जाने में कितना बेटा, 200 मीटर। अगर मैं बात करूं वो ए से कहां पहुंचता है बेटा, बी, ए पर है 200, बी पर है 300, तो उसने 100 मीटर दूरी तय करी। कितनी बेटा, 100 मीटर दूरी तय करी, तो 200 प्लस 100। अब वापस जब वो बी से आर तक आएगा तो सबसे पहले वो ओ ये दूरी कितनी बेटा, 300 मीटर ये हो गया। फिर ओ से कहां गया बेटा, आर पर। अब ये कितना बेटा, ये 150, ये कितना बेटा, 150। अगर हम इन्हें एक साथ जोड़ दें, 200, 100, 300, 600 और 750, वो कितनी दूरी तय करता है बेटा, 750 मीटर दूरी तय करता है। कितनी बेटा, 750 मीटर दूरी तय करता है। हम बात करें बेटा उसके विस्थापन की, जो विस्थापन होता है वो उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति का अंतर होता है। अगर मैं बात करूं उसकी प्रारंभिक स्थिति कहां थी बेटा, ओ पर थी। किस पर थी बेटा, ओ पर। और उसकी अंतिम स्थिति किस पर है बेटा, आर पर। किस पर है बेटा, आर पर है उसकी अंतिम स्थिति। तो दोनों के अंतर की बात करूं तो मैं सीधा सीधा -150 बता सकता हूं। लेकिन हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले हम कहां गए, 200 मीटर। फिर हम बी तक जाने में कितना बेटा, 100 मीटर। फिर हम वापिस आते हैं बी से कहां, ओ पर। तो वापिस आए तो हमारा फिर माइनस हो गया। क्या हो गया बेटा, माइनस 200 प्लस 100, हम वापिस ओ पर आ गए। यानी कि ओ पर वापिस आते वक्त, आने पर हमारा जो विस्थापन है वो दोबारा शून्य हो गया। विस्थापन क्या हुआ बेटा, शून्य। अब हमें कहां जाना है, ओ से आर पर। और ओ से आर तक जाने के लिए हमारे पास कितना बेटा, -150। तो हमारे पास क्या अवस्था है बेटा, -150 मीटर उसका विस्थापन रहा। हम बात करें बेटा दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी तथा विस्थापन में अंतर, जो इनके बीच में अंतर है, डिफरेंस है, उनकी हमें बात करनी है। सबसे पहले तो हम कह सकते हैं बेटा, जो दूरी है वो यह किसी निश्चित समय अंतराल में, दूरी क्या बेटा, यह किसी निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई के बराबर होती है। किसके बराबर होती है बेटा, तय किए गए पथ की लंबाई के बराबर होती है। और जबकि विस्थापन की बात करें तो यह किसी निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक सरल रेखीय दूरी होती है। क्या होती है बेटा, सरल रेखीय दूरी होती है। अगर हम बात करें दूरी की, तो दूरी क्या है बेटा, दूरी एक अदिश राशि है। और जबकि विस्थापन क्या है बेटा, एक सदिश राशि है। दूरी क्या बेटा, अदिश राशि, और विस्थापन क्या है, सदिश राशि। तो ये भी दोनों में क्या है, एक डिफरेंस। अगर मैं बात करूं बेटा, दूरी का मात्रक मीटर होता है, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, अंतर नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, नंबर 3, जो दूरी होती है, इससे पहले भी मैं आपसे बात कर चुका हूं, जो दूरी है वो वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है बेटा, वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर करती है। जबकि जो विस्थापन है वो वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करती है, वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करती है। मैंने भी इससे पहले भी टॉपिक पे बात की थी बेटा, जो दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। दूरी सदैव क्या रह सकती है, धनात्मक। अगर हम कहीं दूरी निकाल भी रहे हैं और हमारे पास वो माइनस की आती है
तो माइनस चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह छोड़ दिया जाता है। दूरी हमेशा क्या होती है बेटा, धनात्मक होती है। अगर हम बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन हमारा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, शून्य भी हो सकता है। अगर हमारा विस्थापन शून्य है, विस्थापन क्या है बेटा, शून्य, तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास चली गई दूरी शून्य होगी। ये जरूरी नहीं है वो चली गई दूरी क्या होगी बेटा, वो चली गई दूरी शून्य हो अगर उसका विस्थापन शून्य है। अभी हम बात कर रहे थे इससे पहले वाले एग्जाम्पल में, जहां मैंने आपको बेटा अभी दिखाया था कि हमारे पास में यहाँ विस्थापन क्या है, शून्य, और जो दूरी है वो कितनी है, 4 मीटर। अगर विस्थापन शून्य है तो यह आवश्यक नहीं है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी भी शून्य होगी। जो दूरी होती है उसके विस्थापन का मान, दूरी का जो मान है, परिमाण है, वो विस्थापन के मान के या तो बराबर होगा या हमेशा उससे बड़ा होता है। क्या होता है बेटा, उससे बड़ा होता है। जो इसका मान है किसका बेटा, दूरी का, दूरी का मान विस्थापन के मान के या तो बराबर होगा या फिर उससे बेटा बड़ा होगा, हमेशा फिर उससे बड़ा रहेगा। अगर हम विस्थापन की बात करें तो उसके जो परिमाण का मान है या तो दूरी के बराबर आएगा या फिर उससे छोटा आएगा। क्या आएगा बेटा, फिर उससे क्या होगा, उसका मान छोटा होगा। आज का टॉपिक बेटा हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे से इस टॉपिक को समझ रहे होंगे। बेटा हमेशा एक बात का ध्यान में रखना, अगर हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे और हमें यह लगता रहेगा कि हम हाथ पर हाथ बैठे हुए ही हम कामयाबी हासिल करेंगे, तो ये हमारी बेटा जो पराजय है उसकी तरफ संकेत है। ये हमारा पराजय की तरफ संकेत है अगर हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे। जो जीवन है बेटा हमारा, वो जो उसका परिमाण है वो हमेशा निरंतर लगातार कार्य करते हुए ही सफलता प्राप्त कर सकता है। हमेशा लगातार अगर सफलता प्राप्त करनी है तो हमेशा निरंतर लगातार मेहनत भी करनी पड़ेगी, मेहनत भी लगातार करनी। कहावत है बेटा कि जो पड़े हुए पत्थर होते हैं उन पर काई लग जाती है, और जो पड़े हुए पत्थर होते हैं उन पर क्या लग जाती है बेटा, काई लग जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से हमें कामयाबी हासिल नहीं होगी, हमें लगातार निरंतर मेहनत करनी होगी। बेटा अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ।